बाबा बाबा, ये तो बहुत मीठे मीठे फल हैं। कहाँ से लेके आए हैं आप ये फल? हाँ मेरे बेटे जग्गू, ये बहुत मीठे फल हैं। वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खाता ही मीठे मीठे फल है। पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ लाता है इतने मीठे फल। मैं भी उससे खींच के भाग आया। कालू, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की शक्ल तो देखने लायक होगी, मैं भी देख सकती काश। फिर एक दिन मिट्ठू तोता और हरियाली तोती नदी पर पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं और वहीं पर एक सेब के पेड़ पे बैठा जग्गू ये सब देख रहा होता है। जग्गू दूर से आवाज लगाता है, मिट्ठू मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू मिट्ठू। मिट्ठू तोता वहीं से जग्गू की तरफ का रुख कर लेता है। हरियाली भी उसके साथ होती है। वो दोनों जग्गू के पास आके बैठ जाते हैं। जग्गू जग्गू बेटा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते, बहुत बुरी बात है। इस तरह से नाम बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है किसी का। जग्गू, आज तो मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन आइंदा तुमने मेरा नाम बिगाड़ा तो मैं 2-4 लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे। मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू। फिर से ऐसा सुनने के बाद मिट्ठू गुस्से में 1-2 पंख लगा देता है जग्गू के मुंह पे। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाके अपनी मम्मा पापा को लेके आता हूँ। ऐसा कहते हुए रोते धोते हुए जग्गू वहाँ से उड़ता हुआ घर चला जाता है। ये क्या किया मिट्ठू आपने? अब बात बिगड़ जाएगी। तो क्या मैं एक छोटे से बच्चे से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहूं? मम्मा मम्मा, उस मिट्ठू ने मुझे मारा। मुझे उसने बहुत जोर से मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी उसने पंख मारा मुझे। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी जुर्रत कि उसने मेरे जग्गू को मारा, मेरे बेटे को मारा उसने? आने दो आज अपने बाबा को, फिर मैं देखती हूँ किस तरह से ये करता है ऐसे। चल मेरा बेटा, तू चुप हो जा, अब शाबाश। कुछ देर में कालू कौवा भी काम से लौट के घर आ जाता है। तुम तो बस बाहर ही फिरते रहना, यहाँ की कोई खैर खबर है तुम्हें? जग्गू को मारा है उस मोटी चोंच वाले ने, इतनी जोर के पंख लगाए हैं मेरे बेटे को उसने। क्या उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू ने मेरे बेटे को मारा? उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को वो मारेगा? आज वो मेरे से नहीं बचेगा। मैं अभी जाता हूँ उससे बदला लेने। मिट्ठू मिट्ठू उठे, हम घर चलते हैं, चले यहाँ से। मेरा दिल घबरा रहा है मिट्ठू, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं नहीं डरता किसी से। अगर कोई बच्चा बदतमीजी करेगा तो वो मार ही खाएगा। आइंदा अगर करेगा तो आइंदा भी मुझसे मार खाएगा। मैं किसी से नहीं डरता और तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मिट्ठू, आपको मेरी कसम, यहाँ से चलें बस। फिर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता उड़ते हुए अपने घर आ जाते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा भी डंडा लेके पहुंच जाता है। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे रहिए, हमें झगड़ा नहीं करना। इस तरह से वो और भी बिगड़ जाएगा। हरियाली, तो मुझे जाने दो, मुझे जाके उससे बात करने दो, वरना वो और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। हरियाली के बार बार मना करने के बावजूद मिट्ठू उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। खुद बाहर आके बैठ जाते हैं दोनों पति पत्नी। कालू कौवा तो पूरे तैश में होता है और डंडा लेके बैठा होता है। अगर बच्चे बड़ों से बदतमीजी करेंगे तो मार ही खाएंगे ना। मोटी चोंच वाले, तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? अभी बताता हूँ तुझे मैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जोर से मिट्ठू के सर पे डंडा मार देता है। सर पे डंडा लगने से मिट्ठू वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मिट्ठू के सर से बहुत खून बह रहा था। हरियाली हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे होने वाले। अभी मिट्ठू ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है। नहीं नहीं, मिट्ठू मिट्ठू, आपको क्या हो गया? मिट्ठू, आंखें खोले, आंखें खोले मिट्ठू। उसकी गूंज से और रोने की आवाजों से सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही देर में चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। तुमने उसे मार दिया दुष्ट कौवे, तुमने उसे मार दिया, अब तुम भी नहीं बचोगे। सभी पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना कह के चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ये क्या किया तुमने कालू? अब क्या होगा? सभी पक्षी हमसे कितना डरते थे और हमारी कितनी इज्जत करते थे और हम कितने आराम से रह रहे थे, घर था, सब कुछ था। अब हमारा क्या होगा? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है ना। तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं उसकी जान लेता। मैंने तो एक डंडा ही मारा था, मुझे क्या पता कि वो उसकी जान ही चली जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? पक्षी तो हमें मार डालेंगे। अब रोने धोने का और कुछ सोचने का वक्त नहीं है। रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हमें आधी रात को ही निकल के मेरी बुआ जी के घर जाना होगा।
बस फिर वो ऐसा ही करते हैं। आधी रात को वो सारा परिवार वहां से निकल पड़ता है। वो बहुत ज्यादा उड़ते हैं क्योंकि वो दूसरे जंगल जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें सुबह हो जाती है। वो उड़ते उड़ते सीधा अपनी बुआ जी के घर जाते हैं। कालू की बुआ जी दूसरे जंगल में रहा करती थी। बुआ जी सुबह सुबह के वक्त भी सो रही थी। वो मजे से सो रही थी। भोजन वो एक दिन में 2 दिन का इकट्ठा कर लिया करती थी और फिर मजे से सोया करती। कालू जोर जोर से आवाज लगाता है बुआ जी को और दरवाजा खटकाता है। अरे कालू, तू सुबह ही सुबह यहाँ पे क्या करने आया है? इतना दूर दूसरे जंगल पूरे परिवार के साथ, खैर तो है ना? अरे बुआ जी, बस अब आपसे क्या छुपाना। वो मिट्ठू मिट्ठू तोता, उसने मेरे बेटे को मारा था। बस गुस्से में आके मैंने भी उसे डंडा मार दिया। डंडा मारने से उसकी मौत हो गई। अब पक्षी हमें मार डालेंगे। हमें कुछ दिन अपने घर में रख लो। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तू कत्ल करके मेरे घर में पना लेगा? जाओ भाई जाओ, मैं कातलों को अपने घर में नहीं रखती। इस उम्र में मैं ना तो जेल के धक्के खा सकती हूँ और ना ही पक्षियों की मार। जाओ भाई जाओ यहाँ से, मैं कातलों को नहीं रख सकती। इधर सुबह होते ही सारे पक्षी मिलके कालू कौवे के घर जाते हैं। जब वो घर जाके देखते हैं कि कालू कौवा वहां मौजूद नहीं है तो वो सारे के सारे निकल पड़ते हैं कालू की तलाश में। वो कालू को ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल चले जाते हैं। इधर कालू का परिवार आ रहा होता है तो वो दूर से पक्षियों को डंडे उठा के आता देख लेते हैं। वो तुरंत ही वहां से छुपने की करते हैं। पास की झाड़ियों में ही वो तीनों छुप जाते हैं। बिना आवाज निकाले, डरे और सहमे हुए वो झाड़ियों में ही छुप के बैठे रहते हैं और दूर से सारे पक्षियों को देखते रहते हैं। पक्षी थोड़ी देर तो जंगल में इधर उधर उनको तलाश करते हैं। जब उन्हें वो कहीं नहीं मिलते तो सारे पक्षी लौट जाते हैं और ये कहते हैं कि कब तक ये हमसे बचेंगे, हम कल फिर आएंगे। शाम हो चुकी होती है। कालू कौवे का परिवार उसी जंगल में गोरी के भाई के घर जाते हैं और जाके पूरी बात उसके भाई को बताते हैं। बस भैया, अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने पास जरूर रख लेता, लेकिन मेरी भी पत्नी है और बच्चे हैं। मैं कातलों को अपने साथ रखूंगा तो उनका क्या बनेगा? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पक्षी आते ही होंगे। जाओ भाई जाओ। अब तो उनके पास कोई और सहारा ना था। वो चुप करके वहां से उड़ के चले जाते हैं। रात हो गई थी। वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो अभी पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि हवा के कारण ऊपर से एक डाल टूटती है और आके कालू और राजू कौवे पे गिर जाती है। वो दोनों तुरंत ही मर जाते हैं। अरे ये क्या, मेरा राजू कौवा है। मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को क्यों मिल गई? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी जान चली जाती, मेरा बेटा बच जाता। पूरी रात रोने के बाद गौरी पागल हो जाती है। उसे कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कहाँ है और क्या कर रही है। उसे जो मिलता है वो खा लेती है, वरना वो भूखी प्यासी ही बैठी रहती है। हरियाली को ऊपर वाले ने 2 सुंदर से अंडे दे दिए थे। वो उन्हीं में ही खुश रहने लगी थी। हरियाली बहन, मैं बहुत खुश हूँ। आपके कितने प्यारे प्यारे से 2 अंडे हुए हैं। बस अब आप इन्हीं में ही दिल लगाओ और खुश रहो। कितने सुंदर होंगे आपके बच्चे, देखो तो। हाँ चिड़िया बहन, मैं इन दोनों के नाम भी सोच चुकी हूँ। अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम मिट्ठू रखूंगी। अपने पिता वाले नाम से जिएगा वो इस दुनिया में। बस इसी तरह से ही हरियाली खुश हो जाती है और वो अपने अंडों में लग जाती है। लेकिन गौरी बिल्कुल पागल हो चुकी थी। सारा सारा दिन वो धूप में, तपती धूप में बैठी रहती थी। उसे खाने पीने का कोई होश ना था। कभी वो हंसती तो कभी जोर जोर से रोने लगती थी। अब ये ऊंट मेरे ऊपर बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसे अपनी औलाद की तरह से पाला है। मुझे ये बहुत प्यारा है। आप इसे मत बेचिए। बस भाग्यवान, बस अब तुम तो जानती हो कि हमारे हालात ठीक नहीं। या मैं खुद खाऊं या मैं इसको खिलाऊं। बस अब सुबह होते ही मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसको कितना साथ दिया, मैंने इसका कितना बोझ लादा और अब ये मुझी को बेच रहा है। ये क्या मुझे बेचेगा? मैं खुद ही छोड़ के चला जाता हूँ। अगले दिन सुबह ही सुबह ऊंट रस्सी तोड़वा के भाग जाता है। वो भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। मैं इस अनजान जंगल में पहुंच तो गया और यहाँ बारिश भी होने लगी। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ रात गुजारूं? वहीं से एक रानो चिड़िया गुजर रही होती है। रानो चिड़िया ऊंट को देख के वहाँ उसके पास आ जाती है। अरे ऊंट भैया, आप यहाँ के तो नहीं लगते। आप कहाँ रहते हैं और इस जंगल में क्यों आए हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा मालिक बहुत बुरा है। वो मुझे बेच रहा था। मैं वहां से भाग आया और अब देखो मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं। आप फिक्र मत करें, यहीं पास में पेड़ पे मेरा घर है और साथ में मेरे पास एक बड़ा सा छप्पड़ भी है। आप वहाँ रह सकते हैं।
फिर रानो चिड़िया उसे अपने घर के पास ले आती है। ये देखिए ऊंट भैया, ये मेरा घर है, जो दरख्त के ऊपर है वो मेरा घर है, और जो ये पास में है ये एक झोंपड़ है, ये भी मेरा ही है। ये खाली झोंपड़ है, आप इसमें आराम से रह सकते हैं। इस तरह से आप बारिश से भी बच जाएंगे। फिर चिड़िया अपना और ऊंट का भोजन लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो भोजन से भरी हुई टोकरी वापस लेके आती है। चलो अच्छा हुआ, दिन भी गुजर गया और ऊंट भैया के लिए भी भोजन ले आई, अपने लिए भी ले आई। अब सो जाती हूँ। सुबह हो जाती है, रात बीत जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया के घर आते समय उसकी नजर ऊंट पे पड़ती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम्हारे घर के बाहर ऊंट कौन है? गौरी बहन, वो इस जंगल में नए हैं और वो कि अपने मालिक से बच के यहाँ पर आए हैं। मैंने उन्हें अपने पास रहने की जगह दी है। अच्छा चलो, तुम संभालो अपने इस ऊंट को, मैं तो चली घर। कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहां से वापस अपने घर चली जाती है। कालू, ये सारी बात सुनने के बाद क्या तुम्हारे दिमाग में भी कोई खराफाती आइडिया आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है? हाँ गौरी, मैं तो ये सोच रहा था कि आज ही हम उसे भिला पुसला के अपने घर ले आते हैं और फिर उसके मालिक से मुंह मांगी कीमत मांगेंगे उसे लौटाने के लिए। अरे वाह, अब पता चला ना कि तुम मेरे पति हो, गौरी कवि के पति। हाँ चलो, हम ऐसे ही करते हैं। फिर वो दोनों बहुत सी मिठाई और भोजन लेके ऊंट के पास जाते हैं। चिड़िया भोजन की खोज को गई होती है और ऊंट के पास वो दोनों आके बैठ जाते हैं। ऊंट भैया, हम चिड़िया के दोस्त हैं और ये मिठाई हमें चिड़िया ने दे के भेजी है तुम्हारे लिए। हाँ ऊंट भैया, चिड़िया ने ये कहा है कि जल्दी से मिठाई खा के मेरे पास आ जाओ, वो मुसीबत में है। क्या क्या कहा तुमने? चिड़िया मुसीबत में है? मेरी दोस्त मुसीबत में है, मुझे ले चलो। हाँ हाँ ऊंट भैया, हम भी तो तुम्हें इसीलिए कहने आए हैं कि जल्दी चलो। बस फिर क्या था, ऊंट उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों शैतान कवे अपने घर में ले आके ऊंट को बांध देते हैं। हा हा हा, अब तुम यहीं रहोगे हमारे कैदी बन के। अरे मेरे क्या नसीब हैं, अगर वहाँ किसान से बचा तो यहाँ पर आके इन शैतान कवों के हाथ लग गया। मैं कहाँ जाऊँ? इधर किसान को भी अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो भी मारा मारा ढूंढने लगता है। वो ऊंट को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है और जंगल में खोज करते करते वो चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। चिड़िया, क्या तुमने यहाँ पर किसी ऊंट को देखा है? हाँ, मैंने उस ऊंट को देखा है, लेकिन मैं तुम्हें उसका पता क्यों बताऊं? तुम बुरे इंसान हो। तुम ऊंट भैया को बेच देना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। वो मेरे पास आया था। हाँ चिड़िया, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अब मैं ऊंट को बहुत प्यार से रखूंगा, मुझे उसके पास ले चलो। अगर तुम्हें सच्ची में ही पछतावा है तो चलो मेरे साथ। शैतान कवों ने उसे बंदी बना लिया है। फिर चिड़िया किसान को ऊंट के पास ले आती है। ऊंट भैया, देखिए तो कौन आया है। सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा बच्चा, मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा के बाद मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। अब मुझे माफ कर दे और चल अपने घर चल। कालू और गौरी भी आवाजें सुन के बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, चिड़िया उनसे कहती है, दुष्ट और चोर कवो, तुम क्यों चुरा के ले गए थे ऊंट भैया को मेरे घर पर से? अब उनका मालिक आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, किसान जोर जोर से उन्हें लाते मारता है। ओए अहे कालू कालू, मेरी पीठ टूट गई, मैं क्या करूँ? हाय, और मेरा पंख टूट गया। फिर ऊंट और उनके मालिक खुशी खुशी रहने लगते हैं।